नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे भारत ने जो पहलगाम जो हमला हुआ था, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकी जो ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकाने, उनको ध्वस्त किया। उसके बाद के जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर लगातार वो फायरिंग करा है, जिसमें 16 भारतीय नागरिक जो है उनकी जान गई है। और इसके अलावा वो उसने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने नेस्तनाबूद किया, जिसके निशान जो है वो बॉर्डर पे तमाम जगह मलबों के शक्ल में दिख रहे हैं। तो ये सूचना ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, वो सिर्फ कल की कार्रवाई नहीं थी। आज भारत ने जो लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सुबह सुबह उसको तबाह कर दिया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये मामला सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का नहीं था, ये मामला और उससे आगे बढ़ रहा है। क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या हम ऑलरेडी युद्ध में हैं? मैंग सर, पहली प्रतिक्रिया आप, क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या हम युद्ध में ही हैं इस समय? मेरे हिसाब से आज जो होगा अब उससे पता चल जाएगा कि एस्केलेशन और होना है या बस वाइंड अप हो जाएगा। आज ही पता चल जाएगा। मोस्ट लाइकली अब ख़त्म हो गया। इसके बाद से अब एस्केलेट नहीं होना चाहिए। वो फुल बेस्ड के सिनेरियो यही है कि अब एस्केलेट नहीं होगा। दोनों मतलब पाकिस्तान वाले को भी थोड़ा वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कि हमने कोशिश की, कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें, यही अपनी क्षमता है। लेकिन ये सब तो घटनाक्रम पे किसी को कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमको लगता है वो बताने की ज़रूरत है कि 50 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है, ये हम कितने बार बोल चुके हैं। 30 साल से इस प्रोफेशन में है। लगते नहीं है 50 साल ज़्यादा उम्र। पहली बार ऐसा यूनानिमिटी हमने कभी नहीं देखा है। सिर्फ पार्टियों में नहीं, लोगों में यूनानिमिटी। और इसी के चलते आप देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया के रिस्पॉन्स में कितना अंतर है। पाकिस्तान में देखिए इलिजिटिमेट गवर्नमेंट, अब वो शहबाज शरीफ सच में पॉपुलर लीडर हैं क्या पता नहीं है हमको। वो सरकारी लोग बोलते हैं कि इलिजिटिमेट है। आर्मी के पास पावर है, किसका पावर है? यहाँ डेमोक्रेसी में अगर लोग आपके साथ नहीं है तो आपके पावर कहाँ से है? दूसरी तरफ इंडिया का देखिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पॉपुलर लीडर। और इसीलिए इंडिया का रिस्पॉन्स जो था कल जो हमको पता चला, परसों रात में जो था, एकदम से कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उसको एक्सिक्यूट किया गया। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट और पॉपुलैरिटी और लेजिटिमेसी का कितना फ़र्क पड़ता है। सरकार के साथ अगर लोग हों तो रिस्पॉन्स कितना इफेक्टिव होता है, इस घटना से ये एकदम से क्लियर हो गया। और यही दोनों देश में अब कैपेबिलिटी है अपनी जगह, अपनी औकात अपनी जगह है, लेकिन वहाँ लेजिटिमेसी नहीं है सरकार की, तो इसीलिए वो कुछ भी करेंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। यही हमको लगता है कि बाबा, जो ये जो मैंग सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो एक मेच्योर डेमोक्रेसी है इंडिया की, आज सर्वदलीय बैठक हुई, आपने बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यूज़ किए, कल भी आप बहुत सारे लोगों से मिले, आज भी आप इंटरव्यू कर रहे थे। एक मेच्योर डेमोक्रेसी के पास दो चुनौतियां हैं। एक तो हमारे ऊपर जो हमला हुआ, हमें उसका भी जवाब देना है, साथ ही हमें युद्ध की स्थिति से बचना भी है, क्योंकि हम मेच्योर हैं। हमें अपने लोगों के चीज़ों को भी देखना है, हमें डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, और हम पाकिस्तान जैसा बिहेव नहीं कर सकते। इस चुनौती पे हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें सरकार ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं और कुछ तथ्य उन्होंने कहे हैं कि चूँकि सिचुएशन ऐसी है, हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। जो उस मीटिंग में नेता थे उनसे जो मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, ओवैसी साहब हो, ये सब ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट उस मीटिंग से निकल के आया, वो एक लाइन जो आई है ना कि ये ऑन गोइंग है, ये जो जारी है। तो ये जारी है का मतलब क्या? जारी है। और उस मीटिंग के बाद ही ये खबर आती है कि जारी है करने का क्या मतलब था। यदि पाकिस्तान ने इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की तो उसके लिए क्या रिस्पांस दिया गया। हमें ये बताया गया, कल से हमें ये बताया जा रहा है कि करीब 12 और टारगेट हैं जहाँ हिट होने हैं। केवल 9 ही नहीं है ना, केवल 9 ही आतंकवादी कैंप नहीं है। पूरे जो सेना ने 21 आतंकवाद की लिस्ट जारी की है, तो 12 पे और हिट होने हैं, समझ गए। तो 12 जो है उसके लिए भी आप आने वाले समय में देखिएगा कि ज़रूर कुछ न कुछ किया जाएगा। इसलिए सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है।
दूसरी बात, आज जो खबरें आ रही है, जिस ढंग से इंडिया का रिस्पांस दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि हम जो है युद्ध के दहलीज पे खड़े हैं। मैं तो मानता हूं कि हम युद्ध में ही एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा रिस्पांस दिया गया। अभी देखिए, आज सुबह से लेकर के अभी तक 90 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं, 90 केवल दिल्ली से, जिसमें कि ढेर सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। गुरदासपुर में मैं पढ़ रहा था, कंपलसरी 9 to 5 जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। आईपीएल के मैच जो है वो धर्मशाला से हटा दिए गए हैं। तो और बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर स्टेट है, वो अलर्ट पे है ही, क्योंकि वही टारगेट पे हैं। जो लिस्ट आई है शहरों की, जिसमें कि राजस्थान के शहर हैं, पंजाब के शहर हैं, तो हम वॉर में हैं एक तरह से टेक्निकली। अब इसका क्या मतलब होता है वॉर में होने का, ये वो अलग बात है, लेकिन हम युद्ध ही लड़ रहे हैं एक तरह से, और ये अभी नहीं खत्म होगा। मैं एक मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने, और वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है हाँ कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, यानी वो बात जो बहुत साल पहले डोभाल साहब ने कही थी कि यदि पाकिस्तान ने यदि 26/11 जैसा हमला दोबारा किया तो उसे बलूचिस्तान से हाथ धोना पड़ेगा। वो चीज़ें जो है अब एक बार फिर से, ये जीतन राम मांझी साहब ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम बदल देंगे नक्शा ए पाकिस्तान, जल्द ही दुनिया कहेगी बलूचिस्तान को आज़ादी मुबारक हो। हमें देश की सेना और मोदी जी पे गर्व है। ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, इनके वर्ड को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये इंडिकेशन हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि अभी सिंदूर 2.0 अब शुरू हो गया है। ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये केवल सरकार ही बता सकती है। सुशील सर, ये जो प्रधानमंत्री जी ने आज सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग भी ली है, तो एक तो बेसिक सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है, हम ऑलरेडी युद्ध में जा चुके हैं? और दूसरी बात, ये जो मीटिंग लेना और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ये तो इशारा पूरी उसी तरफ है कि हम आगे की तैयारी हमारी है उसको लेकर, अगर इन केस ऐसी चीज़ें और एस्केलेट होती हैं तो। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें ये तैयारियां तो आपको करनी ही पड़ेंगी हर विभाग को लेकर के। दूसरा, क्या हम युद्ध के अंदर हैं या नहीं, तो जिस तरह की गर्मा गर्मी दोनों देशों के बीच में है और जिस तरह से सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो बिल्कुल गर्म फूस पर चिंगारी की तरह है, जो कब भड़क जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान का जो रुख है कि जो असलियत है उससे मुंह मोड़ना, आतंकवाद को न मतलब शय नहीं देगा ये नहीं कहना, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार वो पकड़ा जा चुका है आतंकवाद को शय देने के मामले में। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि कितना आगे जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जब तक कोई बातचीत नहीं होगी सुलह की, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो, चाहे पाकिस्तान अब दबाव में आकर के कहे, तब तक कहना मुश्किल है। तब तक एक यहाँ से तो दो यहाँ से होगा ही होगा। ये बहुत बात आप तय मानिए इस सरकार में, वहाँ से अगर कुछ होगा तो यहाँ से दोगुना जवाब मिलेगा, इसकी तैयारी है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान जो है उसको धीरे धीरे, मतलब अपने क्षमताओं को धीरे धीरे वो खोता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा आर्टिलरी, बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि कोई भी लड़ाई जो है वो देश की एकता से और हौसले से भी लड़ी जाती है, धैर्य से भी लड़ी जाती है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से अलग अलग इलाकों में उबल रहा है, जिस तरह से अलगाव की मांग वहाँ बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान तक है, वो पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ़ वाली बात है। और हिंदुस्तान इस वक्त पूरी तरह से एक दिख रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, जो वहाँ के लोगों का अनरेस्ट है पहले से ही, महंगाई वहाँ चरम पर है, ज़रूरी बुनियादी चीज़ें लोगों को नहीं मिलती हैं, खाने पीने से लेकर आसानी से। व्यवस्था वहाँ पहले से छिन्न भिन्न है। सेना जो है उसने एक नाजायज़ तरीके से सत्ता अपने हाथ में रखी हुई है। और आप देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें वहाँ के नेताओं का इतना डिमोरलाइज दिखेगा, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक। कोई भी CNN के सामने जाकर के किस तरह से बोलता है, ऐसा लगता है कि वहाँ जितने मुँह हैं उतनी तरह की बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ बता रहा है कि वहाँ एकता नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि बैठक हुई, फिर सब ने एक सुर में कहा कि हम एक हैं, तो ये बड़ी चीज़ होती है। तीसरा, जनता का हौसला अगर टूटा हुआ हो तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान में आपने जो स्थितियां हैं देखा, वहाँ की जनता का हाल क्या है।
भारत में स्थितियां बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक है। आपने शेयर बाजार को ही देखा होगा, शेयर बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, आज हालांकि थोड़ा टैंक हुआ है, लेकिन शेयर बाजार में ये नॉर्मल चलता है। उस तरह से युद्ध का जो उन्माद मीडिया में छाया हुआ है वो अभी शेयर बाजार पाकिस्तान पर में नहीं बुरी दिख रहा। बुरी तरह गिरावट दर्ज की है। पाकिस्तान में गिरावट दर्ज की, क्यों? ये बताता है कि उन लोगों को जिन्हें पता है कि व्यवस्था कैसे चलनी है, उन्हें विश्वास है व्यवस्था पर। एक बड़ी चीज़ जो मैं इस पे बाद में कहना चाह रहा हूँ कि एक होता है कि आप लड़ाई हथियारों से लड़ते हैं, साहस से लड़ते हैं, साथ ही धैर्य से और एकजुटता से लड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस समय करनी चाहिए, क्योंकि 1971 की लड़ाई निकले बहुत समय हो गया और 71 की लड़ाई जिन लोगों ने देखी वो बुजुर्ग हो चुके हैं या नहीं है कई लोग। तो ये जो जेनजी है, इसके लिए पहली लड़ाई है। और इसके आसपास के जो लोग हैं वो अब जवान हो गए हैं, कईयों के हाथ में ताकत भी है, पैसा भी है, और सोशल मीडिया पे जो बैठा हुआ वर्ग है ये बहुत ही ज़्यादा इसके हाथ में ताकत है, ये ओपिनियन को बना या बिगाड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि एक तो सब कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए ऐसे नाजुक मौक़ों पर, पहले कि अफवाह ना फैलाएं। आप देखेंगे जो भी लड़ाई दोनों तरफ से हो रही है उससे ज़्यादा लड़ाई प्रोपेगेंडा वॉर में हो रही है। तो पाकिस्तान क्या करता है क्या नहीं करता है, यहाँ से कम ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई ऐसी सूचना जो है आप अफवाह की तरह न फैलाएं जो नुकसान कर सकती है। दूसरी बड़ी चीज़, जमाखोरी ना करें। ये जो आज बैठक बुलाई गई, सारे सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री बैठे, उसका एक बड़ा मकसद ये था कि सप्लाई जो है वो सब जगह दुरुस्त होनी चाहिए। जो व्यवस्था बनाया सिस्टम जो है में सप्लाई सिस्टम है वो कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। युद्ध के समय सबसे ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत होती है, रसद की ज़रूरत होती है आपकी सेनाओं को, पहले वो सुनिश्चित होना चाहिए। साथ में आपकी जो जनता है उसको ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। भारत में जिस तरह की अभी स्थितियाँ हैं, कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, खाने पीने आपके अनाज के भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ बदमाश लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा के तुरंत मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, फिर महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करेंगे। तो लोगों को ये समझना चाहिए किल्लत किसी चीज़ की नहीं है। अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसको उसकी शिकायत होनी चाहिए और जमाखोरी खुद भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 चीज़ लेने गए और 20 लेके आ गए कि आपको लगा इससे किल्लत बढ़ती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो 2 ध्यान रखनी चाहिए। बाकी फिर इसके अलावा ऐसी परिस्थितियाँ कितने दिन चलेंगी कह नहीं सकते, लेकिन अभी भारत मजबूत स्थिति में है। अगर जनता भी अपने आप को उसी हौसले के साथ बना के रखे, और ये 2 अफवाह और जमाखोरी, ये दोनों पे अगर आप वो कर लें तो आप लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। असीम सर, भारत ने बार बार कहा है, कल भी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें कहा था हमने सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। दूसरी बात ये कहा हमने उनके आर्मी या किसी और सिविलियन उसको हमने निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब में कार्रवाई की, हमारे जो बॉर्डर पे हैं वो 16 नागरिक उनको भी जान गंवानी पड़ी, फिर इसके अलावा 15 शहरों पे जो उन्होंने वो किया, तो भारत ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो हमको भी उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एक तो वो बात है कि क्या आपको लग रहा है ये आग अभी और भड़कने वाली है? दूसरी बात, एक जो आज चर्चा हो रही है कि जो सऊदी अरब के जो विदेश राज्य मंत्री अचानक उनका अनप्लान ट्रिप हुई है, उसके क्या मायने हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर, और वो सेम दिन जब हमारे यहाँ पर ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में ही बैठे हुए हैं और वो आए हैं, और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से भी मिले हैं और प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। और हिंदुस्तान से सऊदी का रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हमें याद होगा पहलगाम जिस दिन हुआ उस दिन प्रधानमंत्री वहीं पर थे और जल्दी वापस आए फिर। और सऊदी का पाकिस्तान में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, उसकी पॉलिटिक्स में भी बहुत रोल है, इकोनॉमिकली भी और रिलेशंस के हिसाब से भी जो है वो उनका अपर हैंड है। तो क्या ये दोनों ईरान और क्योंकि ईरान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो क्या ये अब ईरान और सऊदी कुछ रोल प्ले करेंगे जिसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा वो समझाएं कि भाई संयम रखो या थोड़ा बैक डाउन करो? क्योंकि अब आज की स्थिति में क्या है ना, भारत ने इस गेम के रूल सेट कर दिए हैं, है ना, सारे कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। हमने किया ऑपरेशन सिंदूर, बहुत क्लियरली भारत ने कहा कि जी ये हमने ये मिलिटेंट टारगेट, ये टेररिस्ट के हमने टारगेट चूज़ किए हैं, वहाँ पर अटैक किया है, कोई सिविलियन और मिलिट्री टारगेट पे नहीं किया है। उसका कोई भी जो रिटेलिएशन अब आएगा वो पाकिस्तान का रिटेलिएशन टू इंडियन मिलिट्री या इंडियन स्टेट को माना जाएगा, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ जी वो कोई टेरर टारगेट्स को हिट कर रहा है। वो हिट करेगा तो कोई सिविलियन टारगेट्स हिट करेगा या मिलिट्री टारगेट्स हिट करेगा, भारत उसका दुगनी ज़ोर से जवाब देगा। और फिर वो लेजिटिमेट है भारत के लिए कि फिर पाकिस्तान के मिलिट्री और जो उनके इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको हिट करे, जो कि आज हुआ है। कल सिर्फ टेरर टारगेट्स हुए थे, अब बताया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया है और जगहों पर, और भी जगहों पर। अब
हम उतनी बात कहते हैं जितना हमें आधिकारिक रूप से मिला है कि और भी कई जगहों पे किया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों के नाम चल रहे हैं जहाँ पर के 71 के बाद से कभी जो है ना भारत ने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो रूल सारी तरह से भारत ने सेट कर दिए हैं। अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि आपको इसको कितना बढ़ाना है और कितना आप झेल सकते हैं। जैसे सुशील ने भी समझाया और लोग भी कह रहे हैं कि भारत के पास में वो रेजिलियंस और कैपेसिटी है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट को चलाने की। अब वो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट भी अब कोई नहीं चाहता, मतलब इन प्रिंसिपल तो आपके जंग की स्थिति में रहें, मजबूरी में आप उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। तो ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है अब कि वो इस पे कितना रिस्पॉन्स करता रहेगा और कितना इस चीज़ को आगे बढ़ाता रहेगा। क्योंकि जैसे बाबा कह रहे हैं अब 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर बाद भारत कोई और भी टारगेट्स पर ये कर सकता है, तो उसको वो ये मानना होगा, जो कि वो मानते आए हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इंटरनेशनल ओपिनियन पूरा इंडिया के साथ में है। तो उसको अब ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि हम वी विल गो फॉर टेरर ग्रुप्स। तो वो ये एक्टिविटी करेगा, उसको उन्हें बर्दाश्त करके बैठना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि वो टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर फल फूल रहे हैं और वहाँ से हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब इंडिया ने अगर डिसाइड कर लिया तो कोई और वर्ल्ड पावर भी उसको ये नहीं बोल सकती कि नहीं आप ये नहीं कर रहे। बाकी जो मिलिट्री पर और ये जिस तरह के जो आज हमने देखे वो सब रिस्पॉन्सेज जो है वो पाकिस्तान के किसी एक्शन के ही रिएक्शन में होगा। तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान के ही हाथ में है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कितना आगे बढ़ाता है या पीछे हट करके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। सर विजय सर, ये जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर है कि उसको वो कहाँ ले जाना, आपको पाकिस्तान की जो हालत है फिलहाल उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि वो क्या इसको और भड़काने की आग में और घी डालने की कोशिश करेगा? जबकि भारत बहुत समझदारी से जवाब दे रहा है, भारत नहीं चाहता कि इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना उस ढंग से। पाकिस्तान कई विरोधाभासों से घिरा हुआ है इस समय। पाकिस्तान, जैसे शुरू में ही कहा गया कि मयंक जी ने जो कहा कि भारत एकता के लिहाज से बहुत कंसोलिडेट है, इतना ऐसी एकजुटता दिखी नहीं। युद्ध कभी भी किसी देश को एकजुट बनाता है और पाकिस्तान भी रहता आया है। इस बार मुनीर का प्लान या आर्मी का प्लान फेल कर गया। उसने सोचा था कि भारत रिटेलिएट करेगा जो पहलगाम का हुआ तो पूरा देश एक हो जाएगा, जो उसके अंदर का असंतोष है वह असंतोष कम होगा और सब लोग एक साथ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने स्वीकार किया है, भारत ने कहा है कि उसने हमारे यहाँ 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया, उसको ख़त्म किया। लेकिन भारत ने माना है कि भाई हमने लाहौर पे किया, रावलपिंडी पे हुआ, लेकिन बलूचिस्तान में किसने किया? बीएलए ने किया। अब बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो अभी एक ट्रक के तो वीडियो आए हैं, ब्लास्ट कई ट्रक हुए हैं, रिमोट से कर दिए गए हैं। वहाँ तो भारत नहीं है, वो तो उनके अंदर के लोग हैं। पीओके का असंतोष अलग है। दरअसल पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जनता पर पता नहीं इस समय कहना चाहिए या नहीं, मुझे तो तरस आता है और दया आती है, क्योंकि पाकिस्तान के इस समय 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहली तो वहाँ पर जो लोगों का बिखराव है या बगावत है, दूसरे नंबर पर वहाँ के हुक्मरान हैं, तीसरे नंबर पर आतंकवादी हैं और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ की सेना बनी हुई है। और इसीलिए इस बार आप देखिए तो सेना के प्रति लोगों के मन में वैसे जज्बात नहीं दिख रहे हैं जो पाकिस्तान में आमतौर पर दिखते हैं। सबसे लोकप्रिय नेता को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, जो पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता। और इसको लेकर के भी घनघोर नाराजगी लोगों में तो सर दिख रही है। ये तो बहुत अच्छे संकेत है फिर उस लिहाज से जो आप बात कर रहे हैं कि अगर लोग आर्मी के साथ नहीं है, वो नाराज है आर्मी से, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये पावर एक देश के तौर पर पाकिस्तान के लिए तो खराब बात है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है कि इतने बिखराव उसके अंदर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पावर तो किसके पास है? पावर अच्छे लोगों के पास नहीं है ना, पावर तो सेना के पास है, असली पावर सेना के पास है। और आज भी जैसे हम कुछ दिन पहले ही ऐसे ही पढ़ रहे थे नवाज शरीफ का, जब 99 के वार के समय, कि मुशर्रफ ने बताया नवाज शरीफ को कि हमने उस जगहों पर सेना भेज दी है। तो नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे कैसे भेज दिए? तो मुशर्रफ ने कहा कि ऐसे कैसे भेज दिए कि हम वापस कर लेते हैं, आपको जो करना हो कीजिए। तो नवाज शरीफ चुप हो गए। फिर नवाज शरीफ ने कहा
दूसरे किसी अधिकारी को कि देखा मुशर्रफ साहब कितने प्रोएक्टिव हैं, कितना आगे सोचते हैं, मतलब अपनी झेप मिटाने के लिए। तो आज भी तब तक सेना के लिए पाकिस्तान के मन में बड़ा आदर था पाकिस्तानियों का अपने सेना के प्रति। वो नहीं जान पाए थे कि उनकी सेना उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, तभी दुश्मन थी, लेकिन आज वो जान गए हैं। बावजूद इसके सेना आज सबसे ताकतवर वहाँ अब भी है। अब भी शहबाज शरीफ सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार तो आसिम मुनीर ही चला रहे हैं। और इसीलिए वो तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो वो सजा आसिम मुनीर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का इंडिकेशन दिया। वो अचानक नया जिन्ना बनने चले, अचानक पहलगाम में हमला हुआ, अचानक नहीं हुआ, उस साजिश के तहत, जो क्रोनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ रहा है, और पाकिस्तान को बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है। जो सुशील जी ने कहा वो उसी का माने एक्सटेंशन है कि वो लड़ेगा कहाँ से। जैसे जो उसका डिफेंस सिस्टम ख़त्म हुआ, वो उस डिफेंस सिस्टम पर उसको सबसे बड़ा नाज था, क्योंकि वो चीन का नाम उसको भूल रहा हूँ, वो चीन का दिया हुआ डिफेंस सिस्टम था। अगर आपका डिफेंस सिस्टम जिस पर आपको सबसे बड़ा नाज था, जो चीन ने अमेरिका और रूस का एक कॉपी करके पाकिस्तान को थमा दिया था कि लो तुम युद्ध करो, अब वो किसी काम का नहीं रह गया। तो पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। और पाकिस्तान इसीलिए आप आसिम मुनीर का एक भी बयान सुना है अपने 16 दिनों में? 16 दिन हो गया ना। एक सैनिक होता है, सेनापति होता है, वो ये बोलता है कि नहीं हम लड़ेंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे, हम कुछ भी करेंगे। और इस बीच पाकिस्तान ऊपर से जो भी करे, अंदर से वो डरा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ा सबूत है कि कल उसके एनएसए का भारत के एनएसए से बातचीत होना, जो खबर आ रही है, और इसको खुद वहाँ के विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है। एक चीज़ मैं बोल रहा था कि इस समय पाकिस्तान में क्या है कि अगर आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में के बारे में पढ़ेंगे अंदर ढंग से, रात के वक्त पाकिस्तान की सरकार वहाँ काम नहीं करती, वहाँ बलूचियों की या खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों की सरकार काम करती है। जिस देश में रात के अंधेरे में सरकार गायब हो जाती है डर के मारे, वो देश बहुत देर तक नहीं टिकता। मुझे ये लगता है कि अगर जनता सड़कों पर आ गई, क्योंकि अंत में पिसती जनता है, सेना के जितने लोग हैं उन लोगों ने पैसा कमाया, अपने बच्चों परिवारों को विदेश भेज दिया है। पैसे वाले जितने वहाँ के बड़े मंत्री और नेता हैं, सब ने अपने बच्चों को भेज दिया है। जो पिसेगी वहाँ की आम जनता, जो पहले से पिस रही है। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश मूवमेंट पाकिस्तान में भी आएगा, जब जनता उतरेगी और पाकिस्तान को जनता के दबाव में युद्ध खत्म करवाना पड़ेगा। और उसके बाद असीम मुनीर की सत्ता भी, असीम मुनीर भी की गर्दन भी जाएगी एज आर्मी चीफ के तौर पर। उसके बाद पाकिस्तान संभलता है नहीं संभलता ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश मूवमेंट के करीब पाकिस्तान पहुंच रहा है, जहां एक ऐसा आक्रोश इस युद्ध के कारण या इस लड़ाई के कारण होगा जहां जनता बगावत कर बैठेगी। पाकिस्तान 4 बार जाने का मौका मिला है मुझे। तो जैसा हुआ ना कि लीडर इतने करप्ट हैं, तो एक शेख रशीद करके लीडर होते थे, हम लोग वहाँ पे कहा जाता था कि जैसे अपने यहाँ लालू यादव बारे में, तो वो बहुत उस ढंग का पॉपुलर लीडर था, रेल मंत्री रहे। तो अगली बार जाते थे उनके घर, फ़ोन किया तो मालूम चला कि वो नौकर धीरे से बोला, सर वो साहब तो जेल में है। तो जैसे ही सत्ता पलटी, यदि आपने उस गुट में आपने अपनी जगह बना ली तो आप फिर मिनिस्टर हैं, नहीं तो आप जेल में हैं। ये तो वहाँ के रहनुमाओं की, नेताओं की हालत है। अभी जो खबर आ रही है, लाहौर एयरपोर्ट बंद, इस्लामाबाद बंद, कराची बंद, फैसलाबाद बंद, सियालकोट बंद, पिंडी जो है, पिंडी में हाँ, पिंडी में जो है, पिंडी के बारे में बता देता हूँ कि पिंडी जो है ना, वो इस्लामाबाद का टाउन है। इस्लामाबाद में कोई लोग रहते नहीं है, वो ब्लू एरिया है, वो उसको बनाया गया है। उसमें जो है वो दूतावास हैं और ये सब है। पिंडी जो है वो टाउन है, पिंडी कहते हैं। पिंडी में जब हम लोग गए थे उस वक्त मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे वो भी पिंडी में रहते थे, आर्मी चीफ भी वहीं रहता है। तो यदि पिंडी के स्टेडियम को हिट किया है, जब हमारे एयर सिस्टम पे मारा तो इधर की ड्रोन ने हिट किया। अब वहाँ का जो PSL का मैच है वो सब एक जगह कराची कर दिया गया। कराची में पोर्ट है, पोर्ट में भी हिट किया गया है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर में भी छोड़ा गया है। तो ये जो 3 बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद,
तो इस यहाँ पे हिट करने का मतलब ये है कि अब एक तरह से एक फाइनल तैयारी जो है ना भारत की तरफ से होगी कि इसके जवाब में यदि कुछ आता है तो फिर कोई बड़े युद्ध कि इसके सारे शहर हमारे बिल्कुल पास हैं पास और है। हमारे जो बड़े शहर हैं बहुत सारे बहुत दूर हैं जहाँ तक वो पहुँच भी नहीं सकता। तो ये उसका है कि उसका जो मर्म स्थल है ना वो हमारे आर्म्स डिस्टेंस। अरे यदि आपने यदि लाहौर हिट कर दिया, आपने कराची हिट कर दिया, आपने पिंडी हिट कर दिया, बचा क्या अब? फैसलाबाद कहाँ जाएंगे? वहाँ क्या करेंगे? वही तो, वहाँ क्या करेंगे? बाबा ने जो नेताओं के भ्रष्टाचार की बात की तो एक बहुत बड़े पत्रकार परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू करने गए थे, तो सॉरी नवाज शरीफ का। तो नवाज शरीफ ने पंजाब में अपना बोला कि हम आपको खेत दिखाने चलते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई नेता बहुत करप्ट होता है तो उसकी एकड़ में खेत होगी ना, कि बहुत हुआ तो 100 एकड़ 150 एकड़, अगर किसी के बारे में आप सुन लीजिए वो 500 एकड़ का है तो आप मान लेंगे कि बहुत करप्ट होगा, बहुत पैसा कमाया है। वहाँ पर स्टेशन में होता है कि यहाँ से 12 स्टेशन तक सिर्फ हमारी ज़मीन है। आप सोचिए कि वहाँ पर कितनी डिस्पैरिटी होगी। तो आप सिर्फ एक बात भारत का हवा नवाज दिखा शरीफ का घर कितना बड़ा है? हाँ बिल्कुल, आप हवा दिखा करके कि भारत 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 कब तक हवा दिखा करके अपना काम चलाओगे? चला लिए, और हवा दिखा करके ही चलाना होता तो फिर बांग्लादेश अलग नहीं होता। तो हमको तो लगता है कि भारत को तो अब बलूचिस्तान और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वह अपने ही मैंने विरोधाभासों से ही वो टूट जाएगा। पाकिस्तान में दिक्कत है ना कि जितना भी आर्मी है और जो रूलिंग क्लास है वो सब पंजाबी है। वो आपके अलग लैंग्वेज है, वो एकदम पंजाबी में ही होता है जो सेना। एक पंजाब और गैर पंजाब। और आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको लगेगा कि वहाँ दो ही क्लास है, मिडिल क्लास है नहीं, गरीब गुरबा है या एलीट है। इस जो जितना भी एलीट है उसके 2 पासपोर्ट हैं, एक लंदन का पासपोर्ट होगा या कनाडा का पासपोर्ट होगा, एक पाकिस्तानी होगा। वो पाकिस्तान में इसलिए कि उसको यहाँ पे सत्ता में भागीदारी है और उसने अपने बच्चों को सेटल कर रखा, और गरीब गुरबा है, बीच का क्लास नहीं है वहाँ पे। ये उस सोसाइटी का बड़ा क्राइसिस है वहाँ पे। और उस सोसाइटी को चलाने के लिए ना उनको बचपन से एक इंडिया के नफरत पे पाला गया। हमको वैसे नहीं पाला गया है, लेकिन उनको पाला गया है, पीढ़ी जो 47 के बाद की पीढ़ी को, उसके वजह से जो है ये चीज़ें जो है वो वहाँ सुधर नहीं पा रही है। मैं उसको वापस लाता हूँ इसी कॉन्फ्लिक्ट पे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो जितनी लोगों की ये है इनसाइट सबने दे ही दी और वो सब जानते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए ना, एक डिफरेंस देखिए दोनों मुल्कों की लीडरशिप में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंडिया का कल का अनाउंसमेंट इस स्ट्राइक का एक डिग्निफाइड एक तरीके से, विदाउट एनी पॉम्प एंड शो, विदाउट कोई उसमें ब्लस्टर चेस्ट थम्पिंग, ये सब नहीं था। उन्होंने एक अपना पढ़ा लिखा हुआ स्टेटमेंट, उसके बाद में 2 हमारी विमेन ऑफिसर्स ने डिटेल्स दिए उसके, और वो ख़त्म हो गया। कोई मंत्रियों ने आके नारेबाजी नहीं करी, कोई जो है ना चेस्ट थम्पिंग नहीं करी, किसी ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह के कोई मतलब खड़े होकर के जो ना कि ये कर दिया वो कर दिया, वो सब नहीं हुआ है। उधर दूसरी तरफ या आज का भी, अब जैसे जो पाकिस्तान के सवेरे से खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान में यहाँ ड्रोन गिरा, वहाँ पे कुछ हुआ, ये हुआ, सोशल मीडिया पे भी, टीवी चैनल्स पे भी। अब थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से आधिकारिक एक प्रेस रिलीज आई, सिर्फ सरकारी नोट की तरह से, कि ये पाकिस्तान ने ट्राई किया करना और उसके बदले में रिटेलिएशन में हमने ये किया, और उसमें फिर लिखा हुआ है कि ये हमारा ऑपरेशन जो है टोटली नॉन एस्केलेटरी है, हम अपनी तरफ से जो है ना इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, टेरर टारगेट्स के लिए। दूसरी तरफ क्या है, वो बेवकूफ़ों की तरह से जो है ना वो हमारे किसी मंत्री को देखा जो किसी इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हो और अपनी चीज़ों को जो है ना वो प्रूफ करने की, हाँ वहाँ पर हर आदमी जो है के हवाले से हाँ कि उसको CNN पूछ रहा है डिफेंस मिनिस्टर को, जी आपके पास क्या प्रूफ है ये जहाज़ गिराने का, गए सारे सोशल मीडिया पर है। अरे सोशल मीडिया पर तो हम कुछ भी बना दें फिर। तो वो ना एक तरह से वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही कैट अमंग द पिजन्स वाली सिचुएशन है उन लोग, क्योंकि सबके सब जो है वो कोई भी कुछ भी कर रहा है। कोई एक ये नहीं दिख रहा आपको कि एक कोई यूनिफाइड एक स्ट्रेटजी है और उसके तहत काम हो रहा है, या एक कोई कॉल इन कमांड है जो कि डिसाइड कर रहा है और बाकी सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही दिखा रहा है कि एक तरह से बिल्कुल जैसे कहा ही जाता है कि फेल्ड स्टेट है, तो वो उसका नज़ारा वो आज की डेट में खुद ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दे रहा है कि वो बिल्कुल ही जो है ना एक तरह से बनाना रिपब्लिक का, अभी अगर आपको पॉइंट करना हो वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, तो वो हमारे पड़ोस में बैठा है। वही, और पाकिस्तान जब तक इस झूठ को ढोता रहेगा तब तक उसके बोझ से उसकी कमर टूटती जाएगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।